स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। हम लोग इस वक्त खारगर के मेडिकवर हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे एक बहुत ही रेयर केस की स्टडी की गई और इस केस को सक्सेसफुली हैंडल भी किया गया। यहाँ पे हमारे साथ मेडिकवर हॉस्पिटल के सेंटर हेड जोशी सर है, जो हमें इस केस के बारे में बताएंगे, जो कि एक मामूली से सिर दर्द से शुरू हुआ था, लेकिन इससे जब इसके ऊपर जांच की गई तो ये कोई अलग ही तरीके का रेयर एक कंडीशन बताया गया। सर, हमें सबसे पहले इस कंडीशन के बारे में बताइए और पेशेंट के बारे में बताइए, किस तरह से उन्हें इसके बारे में पता चला और आपने क्या आगे प्रोसेस किया। मेडिकवर हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में खारगर यूनिट में जब ये पेशेंट्स ने अप्रोच किया और हमारे पास एडवांस न्यूरोलॉजी का एक क्लिनिक है जिसको हेड किया जाता है डॉक्टर पवन ओझा के माध्यम से। एंड जब वो पेशेंट्स यहाँ पे आया तब वो एक ऐसी ट्रीटमेंट्स हेडेक का प्रॉब्लम्स लेके आया था और उसको डायग्नोस ऐसा मिला गया था कि उसको सर्जिकली ही ट्रीट किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे जो एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर है जिसमें काफी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि एडवांस 320 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन्स हैं एंड ईईजी एंड ईएमजी एंड अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, न्यूरोस्कोप हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं नॉन सर्जिकली। ऐसा हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं, हमारे रीजनल सेंटर्स के जो न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पवन ओझा, उन्होंने पूरी केस की जांच करने के बाद में डिसाइड किया कि इसको हम लोग नॉन सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को न्यूरो सर्जरी से बचाया जा सकता है। तो ये एक रेयर केस में आ जाता है। एंड क्या पेशेंट्स की कंडीशंस हैं, किस लिए वो आए थे, उसकी जानकारी डॉक्टर पवन ओझा को देंगे। सर, आप हमें बताइए पेशेंट की कंडीशन क्या थी जब वो आए थे, कितने समय से वो इस तकलीफ से गुजर रहे थे और ट्रीटमेंट में क्या क्या ऐसी मशीनरीज यूज की गई, स्पेशली जो स्पेशल मशीनरीज थी जिसकी वजह से इस जो रेयर केस था इसे सर्जरी की जरूरत ना पड़ते हुए ट्रीट किया गया। हमारे जो पेशेंट है वो एक बिजनेसमैन है और वो अपने वापस जब आ रहे थे मुंबई ट्रैवल के बाद में, तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्हें गर्दन के पीछे के भाग में और सर में दर्द हो रहा है। तो शुरुआत में ये दर्द हो रहा था, वो सिर्फ बैठने पर ही हो रहा था, लेटने पर आराम हो जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में उन्हें लगने लगा कि ये दर्द जो है अभी इतना बढ़ गया है कि अब लेटने से भी दर्द हो रहा है और कोई भी पोजीशन में वो ठीक से लेट नहीं पा रहे थे। इस बीमारी के साथ में उन्होंने जब अपने आस-पास के डॉक्टर्स को अप्रोच किया, तो उन्होंने सीटी स्कैन करने की सलाह दी, जिससे ये पता चला कि उनके ब्रेन और skull के बीच में जो है वो हेमरेजेस हो गए थे और जिसके लिए उन्हें ये बताया गया था कि इसको अभी सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगा। इसके ऊपर में ओपिनियन लेने के लिए वो हमारे पास में आ गए और देखते ही हमें ये लगा कि नहीं, ये सिर्फ ये हेमरेज का केस नहीं है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमने जब हमारे इवैल्यूएशन के दौरान हमने कुछ स्पेशल टेस्ट किए, जैसे हमारे पास में बहुत ही हाई एंड सीटी स्कैन मशीन है जिससे हम फास्ट रन कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल टेस्ट किया जिसमें उनके स्पाइनल कैनाल में पीठ पीठ में जो है हमने एक स्पेशल इंजेक्शन लगा के उससे कॉन्ट्रास्ट छोड़ा। ये कॉन्ट्रास्ट को जो है हम लोगों ने उसको ट्रैक किया कि वो ब्रेन में कहाँ-कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से वो लीकेज हो रहा है। तो जब हमें ये समझ में आया उनके गर्दन के पीछे के राइट साइड के हिस्से में से वहाँ से वो स्पाइनल फ्लूइड का ट्यूब फट गया था और वहाँ से लीकेज हो रही थी। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि नहीं, अगर हम इस लीकेज को किसी तरीके से नॉन इन्वेसिवली बिना सर्जरी के अगर हम इसको सील कर सकते हैं, तो ये जो हेमरेज है वो भी रिज़ॉल्व हो सकती है और उसको पेशेंट को हेमरेज के लिए कोई अलग से सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना था। तो ये हमने पेशेंट को कन्विंस किया और वो एग्री हो गए और उसके बाद में हम लोगों ने उनको अगले दिन जो है ऑपरेशन थिएटर के एरिया में जो रहता है रिकवरी रूम, वहाँ पर हम लोगों ने उनको एक एपिड्यूरल ब्लड पैच नाम का एक प्रोसीजर किया, जिसमें कि पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, पेशेंट होश में रहता है और पीठ में इंजेक्शन लगा करके हम एपिड्यूरल स्पेस में अंदर एक फिर से हम वहाँ पर जो है वो प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड जो है वो उसके हाथ में से लिया जाता है, हाथ की वेन में से उसका ब्लड लिया जाता है और तुरंत जो है वो पीठ में वो ब्लड छोड़ा जाता है ताकि वो उस जगह पर ट्रैक होकर के फैल करके चले जाए जहाँ पर कि गर्दन में जहाँ पर लीकेज अपने आप ही ये ब्लड वहाँ पर जो है हम लोग नहीं गया, हमने उनको पर्टिकुलर एंगल में पेशेंट को लिटाया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेटा ताकि वो ब्लड को ट्रैक करके वहाँ तक जा सके। उसके बाद में वो जब वो ब्लड वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर वो क्लॉट हो गया, तो इस क्लॉटिंग की वजह से वो जो है उसका पंक्चर जो है सील हो गया। और इसका तुरंत पेशेंट को 2-4 घंटे में ही बेनिफिट समझ में आया।
अगले दिन तक उनका हेडेक जो है तकरीबन 90% ठीक हो गया था और 2 दिन के अंदर में वो सब अपना एक्टिविटी सब कर पा रहे थे और ही इज कम्प्लीटली अभी भी वो एकदम ठीक है, मतलब बहुत अच्छा उनको रिलीफ हो गया है प्रोसीजर। सो इस प्रोसीजर ये जो हमारे पास में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है सीटी से स्टेनोग्राफी की और जो हमारे पास में जो एडवांस टेक्निक्स है एपिड्यूरल ब्लड प्रेस लगाने की डायरेक्टेड वे में, इसके वजह से हम काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट डिलीवर कर पा रहे हैं और हम लोग बचा पाए पेशेंट को। कोई सर्जरी से शायद उस सर्जरी से भी उनको फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही हो जाता था। सर, ये जो प्रोसीजर पूरा हुआ, कितना समय लगा इसे, और स्पेशली अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को सिर दर्द है तो कितने समय तक ये सिर दर्द की जो तकलीफ है वो एक बता सकती है कि कोई मतलब जनरल सिर दर्द ना समझ के इसे सीरियसली लेना चाहिए, इसके लिए आप नागरिकों को क्या मैसेज देंगे? राइट। अगर देखिए आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से सर दर्द की बीमारी नहीं थी, तो हम लोग उसको जो है वो सीरियस हेडेक मानते हैं कि मतलब अचानक उसको बहुत ही सीवियर हेडेक होना शुरू हो गया या उसके साथ में वो उसको उल्टियाँ शुरू हो गई या गर्दन उसको हिला नहीं पा रहा है, नेक स्टिफनेस हो गई, बुखार आ गया या उसको दिखाई नहीं दे रहा है या पैरालिसिस हो गई। ये सब सिम्पटम्स को हम जो है सेकेंडरी हेडेक या सीवियर हेडेक मानते हैं, जिसके लिए तुरंत स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऐसे पेशेंट को घर पे ना रखें। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कि शुरुआत से ही हेडेक होते हैं, साइनस हेडेक होता है या माइग्रेन होता है, सालों सालों से उनको हेडेक्स होते हैं, तो भी नॉर्मल सिचुएशन में जो हेडेक होता है वो एक आधा दिन में ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को दूसरा दिन या तीसरा दिन। अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है और उसका हेडेक 3 दिन से भी ज़्यादा चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो उसको नॉर्मल माइग्रेन ना समझे, उसका माइग्रेन का या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गया, या उसके खून की नसों में कोई ब्लॉकेज हो गई है, ऐसा भी हो सकता है, माइग्रेन पेशेंट को भी हो सकता है, दूसरी बीमारियाँ। तो उसको माइग्रेन के नाम पर उसको घर पे ना रखें, उनको पक्का इलाज करवाएँ। तो ये 2 कंडीशन है, एक पुराना माइग्रेन का पेशेंट है, जिसको 3 दिन से ज़्यादा से सर दर्द हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से हेडेक वगैरह कुछ होता नहीं था, अचानक उनको न्यू ऑनसेट हेडेक हो गया, और कोई ऐसा पेशेंट जो 50 साल के ऊपर में है, जिसको कभी दर्द नहीं होता तो उसको अचानक दर्द होने लगा, उनको भी आप हॉस्पिटल में लेकर के जाइए। तो 3 इंडिकेशन है जिसमें हमको तकरीबन हॉस्पिटल में जाकर के और प्रॉपर एडवाइस लेना चाहिए, इससे बेनिफिट हो सकता है पेशेंट। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या इस सब के पीछे स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है? क्योंकि आज के समय में देखा जाता है ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है उन्हें भाग-दौड़ इतनी रहती है काम को लेकर, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते, स्ट्रेस इतना होता है, तो क्या इसका एक रीज़न स्ट्रेस भी माना जा सकता है? सो स्ट्रेस की वजह से 2 टाइप के हेडेक्स हो सकते हैं। एक तो जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक, मतलब पूरा सर में थोड़ा-थोड़ा दुखता है, मीठा-मीठा दुखता है, ज़्यादा दुखता नहीं, ना उससे उल्टियाँ होती है, ना उसको दिखाई देने में, सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और वो फिर भी अपना काम कर सकता है छोटा-मोटा पेन किलर खा कर के, और बीच में ठीक भी हो जाता है, बीच में भी आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। दूसरा एक पेशेंट होता है जिसको कि माइग्रेन होता है और स्ट्रेस की वजह से उनका माइग्रेन बढ़ रहा है, मतलब अगर समझो आपको स्ट्रेस ज़्यादा है और आप सो नहीं रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें भी माइग्रेन बढ़ सकता है। लेकिन ये पेशेंट्स में अंडरलाइंग जो टेंडेंसी है माइग्रेन की वो पहले से ही रहती है, और हमें पता रहता है कि इनको पहले से माइग्रेन था और अभी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो इसलिए वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी को ये कोई हिस्ट्री नहीं है और कोई भी हेडेक के लिए अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रेस को ब्लेम करना शुरू कर दे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगर आपको फिर भी डाउट है कि ये हेडेक नॉर्मल हेडेक है या हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो मेरा एक सजेशन है कि आप गूगल करिए स्नूप्स हेडेक, स्नूप्स 2 करके है एक हेडेक का एल्गोरिदम है हमारा, वो SNOOPS, ऐसा आप अगर गूगल करें उसमें एक इमेज आएगी, वो इमेज को डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट करके कहीं घर पे चिपका दीजिए। तो उधर से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा हेडेक को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर, हुँ। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इसके बारे में, और कांग्रेचुलेशंस कि एक सक्सेसफुली आपने इस केस को हैंडल किया है। तो इस तरह से मेडिकवर हॉस्पिटल की जो न्यूरो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने इस केस को एक बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया, जिसमें पेशेंट को ना तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, और बहुत ही सही और सुलझी हुई ट्रीटमेंट के कारण पेशेंट जो है वो एक ही दिन में अच्छी कंडीशन में आकर के अपने जो रेगुलर काम है वो कर पाए हैं। तो हम नागरिकों से यही अपील करेंगे कि यदि आपको भी ऐसी कोई तकलीफ हो और ऐसा लगे कि जो हेडेक है वो कुछ समय से ज़्यादा हो गया है, या जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उस तरह से कोई भी सिम्टम्स आपको लगे, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से जाके कॉन्टैक्ट करें, और इस तरह की कोई भी तकलीफ अगर आपको हो रही हो तो जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट करें। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, पनवेल।